बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरीज़ के एक और एपिसोड में खुशामदीद। अभी तक नाज़रीन आपने ये चीज़ को ज़रूर नोट किया होगा, पिछले एपिसोड्स के अंदर भी और इंट्रोडक्टरी एपिसोड के अंदर भी, कि मैं आपको वो ट्रिवियल फैक्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ जो कि आम रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर आपको शायद सुनने में थोड़े कम मिलते हैं। उसकी एक मखसूस वजह है कि हमें बहुत सी चीज़ें ओवरली डिस्कस्ड हुई मिलती हैं। मार्केट के अंदर ऑफ कोर्स ऐसे बुक्स भी बहुत सी मौजूद हैं, और अब तो यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत से चैनल्स भी मौजूद हैं जो कि इस्लाम और साइंस से रिलेटेड आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में आगाह कर देते हैं, बता देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि हम आम रोज़मर्रा की मार्केट के अंदर बुक्स की फॉर्म में, वीडियोज़ की फॉर्म में नहीं देख पाते, मेरी कोशिश है कि मैं आप तक उन उलूम को, उन इन्फॉर्मेशंस को पहुंचा दूं। इसके साथ साथ हर चीज़ की हिस्ट्री के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी साइंटिफिक इन्वेंशंस होती हैं, उन तमाम इन्वेंशंस के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। वो इंस्पिरेशन जब हम समझने के काबिल होते हैं तो हमें आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अपनी इंस्पिरेशन को सेट करने और उसके नतीजे में नई इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ को करने का मौका मिलता है। इसी सिलसिले में आज का एपिसोड हमारा इस्लाम एंड साइंस की उस जिहत से मुताल्लिक है जिसके बारे में यकीनन आपने सुन रखा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसा ट्रिवियल फैक्ट्स आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँ कि जो आपकी तवज्जो का मरकज़ बने। आज का मौजू मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन, मेडिकल साइंस, ये वो इल्म है जो कि, या वो फील्ड है जो कि इंसान के वजूद के साथ ही वजूद में आ गई थी, क्योंकि इंसान ज़ाहिर बात है कि बीमार होता है और बीमारी की सूरत में उसको इलाज की ज़रूरत पड़ती है, और इलाज के लिए आपको मेडिसिन, मेडिकल साइंस की मदद लेना पड़ती है। और इसी सिलसिले में इंसानी हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के अंदर अगर हम देखें, बैक में जाएं, तो बहुत ज़्यादा काम जिस सिविलाइजेशन ने मेडिसिन से मुतल्लिक और इस फील्ड से मुतल्लिक किया था वो बिलाशुबा ग्रीक सिविलाइजेशन थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही वक्त बदला, थोड़ा सा रोमन एम्पायर वजूद में आया, उसके अंदर भी यकीनन बहुत सा काम किया गया। लेकिन मेरा चूँकि ये मौजू नहीं है, लेकिन हिस्ट्री से बारे में मैंने आपको आगाह कर दिया कि ज़्यादातर काम और कॉन्सेप्ट्स ग्रीक्स के टाइम पे फॉर्मुलेट हो चुके थे। अलबत्ता बहुत सी ऐसी फील्ड्स जो कि बाद में डिस्कवर हुई और उसके अंदर इतनी तरक्की हुई जो कि आज भी हम और हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो फील्ड यकीनन इस्लाम और मुस्लिम स्कॉलर्स से के मरून मिन्नत है। इस सिलसिले में इस्लामिक जो दौर है, जो इस्लामिक गोल्डन एज का दौर है, वो बहुत ही अहम है। इस्लामिक गोल्डन एज में कुछ चीज़ों का मैं आपको शुरुआत के अंदर कुछ बुक्स में, जैसे कि आपको पता है कि मेरे सामने कुछ बुक्स हैं जो कि मैं ज़रूरी समझता हूँ उसका इंट्रोडक्शन करवाना, और उसके बाद जिन लोगों को इंटरेस्ट हुआ है वो ज़ाहिर है कि उन बुक्स के नेम्स मैं चूँकि साथ बताता हूँ, उसको सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन उनसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो का बहरहाल एक मुख्तसर टाइम होता है, तो सिर्फ शुरू में बुक का इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी बातों को मैं आपसे आपकी गोशगुजार कर देता हूँ। शुरुआत करता हूँ मैं एक ऐसी बुक से जो कि एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन है। बेसिकली ये हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की बुक है। इसका टाइटल आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये एक रेयर बुक है, पुरानी बुक है। इसके ऊपर जो डस्ट जैकेट है उसके ऊपर बुक का नाम नहीं लिखा हुआ, अलबत्ता बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन है, और ये स्ट्राबोन्स्की की बुक है। इस बुक के अंदर अगर मैं थोड़ा सा आपको ट्रिविया एक बुक खोल कर एक अंदर से नज़ारा करवा दूं, तो आप देख सकते हैं कि इलस्ट्रेशंस कुछ पाई जाती हैं। इन इलस्ट्रेशंस को बताने का मकसद इस बुक के अंदर यही है कि हमें इस चीज़ के बारे में पता चल सके कि किस दौर में किस किस सलातीन ने मेडिसिन के ऊपर काम किया। और इस बुक की खसूसियत ये है बेसिकली कि ये मुस्लिम दौर को भी बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करती है। मैं आपको कुछ मुख्तसरन बता देता हूँ कि इस बुक के अंदर कितनी चीज़ों के बारे में इस्लामिक साइंस से रिलेटेड बताया गया, मेडिकल साइंस से रिलेटेड। सबसे बढ़कर सर्जरी की फील्ड। आप जानते हैं कि सर्जरी एक ऐसा ज़रूरी जुज़ है मेडिकल साइंस का, जो कि बजाते खुद, चूँकि मेरी फील्ड होने की वजह से मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल और बेहतर अंदाज से समझा सकता हूँ कि अगर सर्जरी ना हो तो बहुत सी ऐसी डिजीज़ जो कि हमें पाई जाती हैं उनका इलाज बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें जो कि मेडिसिनली ट्रीट हो सकती हैं, अलबत्ता कुछ चीज़ों का तो सर्जरी के बगैर गुजारा नहीं होता। तो बहरहाल सर्जरी की जो शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत में सबसे पहली सर्जरी रुफैदा अल-इस्लामिया, जो कि एक इस्लामिक हिस्ट्री की बहुत मारूफ खातून है, उन्होंने पहली सर्जरी परफॉर्म की थी। वो सर्जरी की जो फील्ड उसके बाद, चूँकि वो उस वक्त जो दौर था वो ऐसा था कि जंगें होती थीं और जंगों के अंदर ज़ाहिर चोटें लगती थीं और छोटी तलवारों की होती थी, कट्स लगते थे, जिसके बाद जो पहले का सिलसिला था वो कुछ यूँ ही होता था कि ज़ख्म को दागा जाता था और वो खून
रुक जाता था तो अल्टीमेटली अगर वो हीलिंग कैपेसिटी किसी की बॉडी में होती थी तो वो हील हो जाता था, और अगर नहीं होती थी तो वो बंदा चल बसता था। अलबत्ता सर्जरी की एक इस सहूलत की वजह से जो अंदर से कट लगते थे, जो अंदर से डिजीज़ होती थी, उनको रिमूव करने की सलाहियत पैदा हुई, जो कि रफ़ीदा अल-इस्लामिया की पहली सर्जरी की बदौलत उस फील्ड की बुनियाद पड़ी। और आगे चलकर बहुत से ऐसे स्कॉलर्स जिसमें इब्न सीना, इसके साथ साथ एवरोस, वो इब्न रुश्द, जो कि अपने तई बिलाशुबा फ़िलासफ़ी के अंदर ज़्यादा मरूफ़ है, लेकिन बहुत से लोगों को ये शायद ना पता हो कि इब्न सीना और इब्न रुश्द वगैरह उनका सर्जरी की फील्ड में, मेडिकल साइंस की फील्ड के अंदर भी बहुत सा किरदार है। इन दोनों साहिबान ने जो काम किया, आप जानते हैं कि एक और बात मैं इसके साथ साथ जिक्र कर दूं और फिर इन चीज़ों को इकट्ठा लेकर चलूँगा। आपको पता होगा कि इब्न हैशम का एक बड़ा नाम है ऑप्टिक्स की फील्ड में। ये भी बताता चलूँ कि ऑप्टिक्स में और ऑफ्थेमोलॉजी में फ़र्क है। ऑप्टिक्स का मतलब आई जो है उसकी फील्ड नहीं है, जबकि ये जो ग्लासेस हैं, ग्लास मतलब शीशा, प्रिज्म, इस किस्म की फील्ड को ऑप्टिक्स से रिलेट किया जाता है। और ऑफ्थेमोलॉजी तो इंसानी यानी आँख, एक जो ऑर्गेनिक आँख है उसकी फील्ड ऑफ स्टडी को कहते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। बहरहाल इब्न हैसल का काम ऑप्टिक्स के अंदर बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग काम था। इसी तरह से इन स्कॉलर्स का मैंने नाम लिया, इनके बारे में कुछ डिटेल्स मैं आपको भी साथ साथ बता देता हूँ। शुरुआती दौर के अंदर जो इस्लामिक पीरियड था उसके अंदर सबसे बड़ा जो एक इंस्पिरेशन मैं कहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि अब्बासी खलीफा जो थे उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया मेडिकल साइंस में। जब तक ये ऐसी फील्ड है, जब तक आपके पास फंडिंग्स ना हो तब तक आप अच्छी तरह से इस फील्ड के अंदर काम नहीं कर पाते, और आपको जब तक एक गवर्नमेंटल सपोर्ट ना हो। और ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर के अंदर ये फील्ड अभी इतनी तरक्की नहीं पाई थी इसने। इसी ज़िम्न में एक बहुत अहम चीज़, मेडिकल साइंस के अंदर हम जानते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि अभी न्यूली डेवलप हो रहे हैं, जैसे जरासीम, जर्म्स वगैरह का पाया जाना, इसी तरह से कुछ दीगर कॉन्सेप्ट्स भी, जैसे कि किस तरह से इंसान बीमार होता है, डिजीज़ क्यों होती हैं, ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स बहुत लेटली आके डेवलप हुए। इससे पहले इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स और जर्म्स की अंडरस्टैंडिंग को नहीं पाया जाता था। इसका क्रेडिट भी मुस्लिम जो मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स थे उनको जाता है कि जिन्होंने इसी तरह से क्वारंटीन का, आप जानते हैं कि कोविड-19 का दौर है, उसके अंदर क्वारंटीन का वर्ड आपको बिल्कुल असबर होगा, याद होगा। यहाँ तक कि एक हदीस के अंदर भी क्वारंटीन के बारे में पाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो किसी जगह वबा फैली हो तो उस एरिया के लोग दूसरे एरिया में ना जाएं, और जो दूसरे एरिया के लोग हैं वो वबा वाली जगह पे ना जाएं। तो इसका मतलब यही है कि अपने आप को क्वारंटीन रखें, दो ऐसी जगह जहाँ के ऊपर कोई मुश्किल मसाइल मौजूद हैं बीमारी के हिसाब से, जो कि फैल सकती है, जिसको आम ज़ुबान में अछूत की बीमारी कहते हैं, वो ना लाहक हो जाए। तो उस सिलसिले के अंदर एहतियात करने का कहा गया। इसमें बहुत अहम मशहूर मिसाल है कि प्रिकॉशन जो है वो 1000 इलाज से बेहतर है। एक प्रिकॉशन इंसान कर ले और 100 इलाज कर ले तो बेहतर है कि इंसान प्रिकॉशन ही कर ले, परहेज़ इलाज से बेहतर है। आगे चलता हूँ। मुस्लिम जो आपको एक आइडियोलॉजी मिलती है कि मेडिकल साइंस के अंदर, वो ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियोलॉजी सर्जरी की फील्ड के अंदर मिलती है। अलबत्ता ये चीज़ आपने ज़रूर नोट की होगी कि कुरान मजीद के अंदर भी बहुत सी ऐसी आयात पाई जाती हैं कि जिन आयात के अंदर मेडिकल साइंस से मुतल्लिक कुछ ना कुछ, किसी न किसी हद तक गाइडेंस मिलती है। और उसके अंदर बहुत अहम फील्ड जो सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड है वो एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड है, इसमें कोई शक नहीं। एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड से मुतल्लिक कोइंसिडेंटली मैंने खुद भी एक किताब लिखी है। उस किताब को मैं थोड़ा सा उसको तारुफ भी करवा देता हूँ। ये किताब है मेरी ज़ाती तौर पे द कुरानिक एम्ब्रियोलॉजी, ये मेरी बुक है, पब्लिश बुक। इस बुक में बेसिकली मैंने कुरानिक एम्ब्रियोलॉजी को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है कि नंबर एक, कुछ ऐसे एतराज़ात। सबसे पहले कि जो ग्रीक, जैसे मैंने शुरू में तारीफ़ करवाया, उसका एक मकसद था कि ग्रीक्स ने इसके ऊपर बहुत काम किया। इसका मतलब ये कि जो ग्रीक्स थे उनका काम मुख्तलिफ मेडिकल की फील्ड्स में भी था, लेकिन इसके साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर भी उनका काम था। तो बहुत से लोगों का इतराज़ होता है, जिनके अंदर ओरिएंटलिस्ट भी हैं, वो लोग जो कि इस्लाम पे तनकीद करते हैं कि जो कुरान के अंदर एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज है वो तमाम नॉलेज जो है वो कॉपिड है ग्रीक, या जिसको हेलेनिक एक एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज कहते हैं। इस ज़मीन में मैंने अपनी बुक के अंदर उन दोनों पाया जाने वाला ग्रीक नॉलेज जो कि एम्ब्रियोलॉजी से मुतल्लिक था, और जो इस्लाम में कुरान के अंदर जो नॉलेज है एम्ब्रियोलॉजी का, उसको कंपेयर किया। एक तो मैं एक इस बुक का जो मेन थीम है वो यही है।
कि उन दोनों को कंपेयर किया और उसके अंदर मैंने बुनियादी तौर पे तमाम स्टेजेस को बनाकर उन स्टेजेस को एक्सप्लेन कर दिया कि जिससे पता चलता है कि जो हेलेनिक नॉलेज था ग्रीक्स का वो बिल्कुल कोई मुख्तलिफ था और कुरानिक नॉलेज बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुरान में 3 वर्ड बड़े कैटेगोरिकल हैं जिसमें मुद्गा, इज़ामा और इसी तरह से क्लॉट, अलका जो कि सबसे ज़्यादा फेमस वर्ड है। इन तमाम वर्ड्स की कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि बुक में अभी टाइम नहीं है बताने का। अलबत्ता ये चीज़ आप समझ लें कि इस बुक का मेन थीम यही है कि कुरानिक जो एम्ब्रियोलॉजी है उसकी एक्सप्लेनेशन प्लस ग्रीक जो एम्ब्रियोलॉजी है उसके बारे में जो डिफरेंसेस हैं दोनों की स्टेजेस में, क्योंकि ग्रीक एम्ब्रियोलॉजी की कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टेजेस हैं जबकि कुरानिक एम्ब्रियोलॉजी के इससे कई ज़्यादा स्टेजेस हैं। बहरहाल इससे मुतल्लिक एक और भी चीज़ मैं आपसे बताता चलूँ अगर आपका इंटरेस्ट हो। मेरी एक और बुक है जो कि साइंटिफिक मिरेकल्स इन सुन्ना के नाम से है। ये भी मैंने बुक पब्लिश बुक है। ये सुन्नत के बारे पहली बुक जो कुरानिक एम्ब्रियोलॉजी है और ये सुन्नत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक सुन्ना है उसके अंदर जो ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि मेडिसिनली बहुत मेडिकल हवाले से कारामद हो सकती हैं, उनको मैंने इसमें बयान किया। यहाँ पे एक बहुत अहम बुक जिसका मैं तारुफ करवाता हूँ, ये वो बुक ये है कि जो अगर मेडिकल स्टूडेंट्स आप में से कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो यकीनन ये नाम भी जानता होगा और इस बुक को भी जानता होगा। मेडिकल फील्ड के अंदर फर्स्ट ईयर MBBS के अंदर भी जो बुक पढ़ाई जाती है उस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है कीथ मोर की एम्ब्रियोलॉजी की बुक पहले ही ईयर से पढ़ाई जाती है। उस बुक के जो ऑथर हैं बेसिकली उन्होंने एक और एडिशन जो कि आम शायद लोगों को ना पता हो, उस एडिशन को मैं साथ लेकर आया हूँ जिसको एक इस्लामिक एडिशन कहती है, एम्ब्रियोलॉजी का इस्लामिक एडिशन। वो एडिशन जिसको कीथ मोर ने खुद रिव्यू किया और उस एडिशन के ऊपर डेवलपिंग ह्यूमन के नाम से ये बुक जो कि मेरे हाथ में है इस बुक को ऑथर किया और इसको रिव्यू किया। और इसके अंदर इस बुक की खसूसियत यह है द डेवलपिंग ह्यूमन की कि तमाम वो स्टेजेस एम्ब्रियोलॉजी की जो कि कुरान में बयान की गई हैं उन तमाम बयान की गई स्टेजेस को कुरानिक वर्सेस के साथ अलाइन किया गया और अलाइन करने के बाद जदीद मेडिकल साइंस उसके साथ भी अलाइन किया गया। तो ये बहुत अच्छी और कैटेगोरिकल बुक है इस हवाले से, इसको भी आप ज़रूर देखिए। इस हवाले से आगे चलते हुए मैं एक चीज़ को भी ज़रूर समझता हूँ कि जब भी मेडिकल साइंस का ताल्लुक ज़रूर ज़िक्र होगा तब तक ये ज़िक्र भी होगा कि सबसे अहम फील्ड मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो कि शायद बाइस बनती है बहुत से लोगों का इस्लाम से मुताल्लिक़ एक स्केप्टिक होने का बाइस बनती है, वो एवोल्यूशन है और ये मेडिकल साइंस की ही फील्ड है। इसलिए मैं इस बारे में शायद थोड़ी सी ज़्यादा बात करूँगा। मेरा मकसद तो यही था कि आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, इसी तरह से जैसे कि मैंने पिछली कुछ केमिस्ट्री के अंदर भी आपको बताया कि केमिस्ट्री का जो साइंटिफिक नॉलेज था उसको भी जादू समझा जाता था। तो इसी तरह से मेडिकल साइंस का जो पहले ज़मानों के अंदर जो नॉलेज था उसको भी जादू समझते, क्योंकि हीलिंग एबिलिटी को जादू या मैजिक से ही ताबीर किया गया हमेशा। तो ये हिस्ट्री के अंदर वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि पहले लोग इस चीज़ में फ़र्क नहीं कर पाते थे कि ये जो मेडिकल है, ये जो इंसान हील हो जाता है, ठीक हो जाता है, ये क्या ज़ाहरी फ़िज़िकल एक फ़िनोमिनन है या एक स्पिरिचुअल फ़िनोमिनन है। तो स्पिरिचुअल फ़िनोमिनन को साथ मिला के उसको मैजिक कह देते थे कि ये जादू है। और इसी तरह से जो उस वक्त के जो तबीब होते थे उनको इसलिए थोड़ा सा रुतबा ज़्यादा बढ़ जाता था और शाही तबीब का रुतबा इख्तियार करते थे, उनको बहुत इज़्ज़त मिलती थी कि इनके पास तो दोनों किस्म का फ़िज़िकली आपको हील करने की एबिलिटी और कैपेसिटी भी है और इसी तरह से स्पिरिचुअली हील करने की कैपेसिटी भी है। बहरहाल जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया तो लोगों को पता चल गया कि इसके अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जादू का कोई किरदार नहीं है, सब का सब किरदार जो है वो मेडिकल साइंस का है। इसी तरह से कुछ हिस्ट्री के अंदर बात हुई कि जैसे यूरोप के अंदर एक वक्त आया जो कि डार्क एजिस का वक्त था, जिसके अंदर जो पोप था उसको सारी की सारी एक ताकत हासिल होती थी। वो ताकत का कुछ इस तरह से गलत इस्तेमाल करता था कि जो उनके यूरोप के अंदर जो साइंसदान काम करते थे उनको किसी न किसी हद तक दबाया जाता था। आपको पता है कि गैलीलियो को दबाया गया, उसको नज़रबंद कर दिया गया और उसी के अंदर उसका इंतकाल हो गया। उसकी वजूहत यही थी कि कुछ साइंसदान ऐसे नज़रियात को पेश करते थे जो नज़रियात क्रिश्चियनिटी से थोड़े से मुतज़ाद थे। उसके बाद लेकिन जो इनकलाब आया रेनेसांस के बाद ये वक्त बदला, पोप की इजारादारी कम होती गई, उसकी बातों को लोगों ने सुनना बंद कर दिया और साइंसदानों की बातों को सुनना शुरू कर दिया। यहाँ पर आते आते लोगों को थोड़ी सी दीन बेजारी भी शुरू होगी। इससे पहले ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए, यूरोप के अंदर भी दीन बहुत हद तक गालिब था और दीन से मुराद उनका मज़हब क्रिश्चियनिटी। लेकिन अलबत्ता इसमें शक नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो गलबा है वहाँ का जो मज़हब है क्रिश्चियनिटी का वो कम होता गया। उसकी वजूहत यही थी कि जो साइंसदान है उनकी बातों को ज़्यादा सुना जाने लगा और पोप की बातों को थोड़ा सा कम सुना जाने लगा। उसकी वजह पता है कि वही जुल्म जबर और ज़्यादतियाँ थी जो कि साइंसदानों के साथ की जाती थी। इसीलिए उसके अंदर उस दौर के अंदर
कुछ नज़रियात ऐसे पैदा हुए कि जब लोग दीन से बेजार हो गए तो उनको कुछ मुतबादल चाहिए था, अपनी ज़ात से मुतल्लिक कुछ मुतबादल ऐसी थ्योरी चाहिए थी शायद कि जिस थ्योरी को देखकर उनको ये इत्मीनान हो कि हाँ हम दीन से तो बेजार ऑलरेडी मज़हब से हो चुके हैं, अलबत्ता हमें ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में आए कैसे हैं। तो उस ज़मन में सबसे पहले लमार्क ने एक थ्योरी पेश की जो कि एवोल्यूशन की थ्योरी थी। एवोल्यूशन की थ्योरी वो बिल्कुल किसी मुख्तलिफ अंदाज में उसने पेश की थी, इसलिए उसको इतनी पजीराई शायद नहीं मिल सकी। अलबत्ता चार्ल्स डार्विन ने 19वीं सदी के अंदर जब ये थ्योरी पेश की तो इसको बहुत पजीराई मिली। उसकी एक वजह यह भी थी कि चार्ल्स डार्विन बज़ाते ख़ुद एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखता था, ख़ुद भी एक मजहबी शख्स था। अलबत्ता उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए ज़ाती तौर पे, इमोशनली ट्रॉमाटाइज़ हुआ, उसकी औलाद से मुतल्लिक़ भी और उसकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ भी, कि वो दीन से थोड़ा सा बेजार होना शुरू हुआ। और उसने कुछ असफ़ार किए, वो जर्नीज़ जो उसने टेक की गालापागोस आइलैंड के ऊपर HMS बीगल में, उसके शिप के अंदर, उसके नतीजे में उसने कुछ जानदारों को नोट किया। और जानदारों को नोट करने के बाद उनके अंदर कुछ तब्दीलियों को नोट करना शुरू किया कि जो वक्त के साथ आई। फॉर एग्ज़ाम्पल डार्विनियन फिंच एक परिंदे का नाम है। उस फिंच को उसने देखा कि उसकी जो चोंच है, उस चोंच में वक्त के साथ तब्दीली वाक़ई हुई है। उसने इसी तरह से फिर एक थ्योरी फार्मूलेट की कि जानदारों का जो वजूद में आना है वो इर्तिका के नतीजे में, यानी एवोल्यूशन के नतीजे में होता है, और ये सारा अमल नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में होता है। और कुछ जो ऐसे जानवर जो कि सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं और दूसरे जानवर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि इस थ्योरी की वजह से बहुत सी मजहबी हलकों के अंदर कुछ उलट पलट हुई, कुछ लोग इसमें परेशान भी हुए। अलबत्ता उसके ऊपर फिर बहुत सा काम किया जाने लगा। इसमें शक नहीं है कि अब मगरिब के अंदर देखा जाए तो ये बहुत प्रेडोमिनेंट है इवोल्यूशन के ऊपर। एक नज़रिए के तौर पर नहीं, आइडियोलॉजी के तौर पे इसको माना जाता है कि इंसान इर्तिकाई अमल से ही वजूद में आया है। और इसके एक काउंटर के तौर के ऊपर ज़ाहिर है कि दूसरा काम भी आप कभी भी जो साइंस रिसर्च इसका जो काम रोक नहीं सकते। ज़ाहिर है जब एक नज़रिया मौजूद होता है तो दूसरे नज़रिए पे काम करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं। शायद जिन लोगों को ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती वेस्ट के अंदर, तो मैंने कोशिश की कि आज मैं उन एक कुछ लोगों का आपको तारीफ़ करवा दूं कि जिन लोगों ने और ये याद रखिए कि बज़ाते ख़ुद अगर मैं आपको इवोल्यूशन के बारे में बताना चाहूँ, जो कि मैं पहले भी अनाथ स्टूडियो की दूसरी वीडियोस में बता भी चुका हूँ कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जिसको आम ज़ुबान में म्यूटेशन कहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंसान में वक्त के साथ तब्दीली वाक़ई होती है। लेकिन क्या वो एक जिन्स से दूसरी जिन्स में तब्दील हो जाता है? क्या स्पीशिएशन भी वजूद में आ सकती है? इस बात के ऊपर बहुत सा लिटरेचर मैंने आपके लिए आपके सामने लेकर आया हूँ और वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। रिसर्च करना आपका काम है, उसके बारे में सोचना समझना आपका काम है। मेरा काम है कि आपको सारी की सारी चीज़ों को खोल कर बयान करता हूँ। सबसे पहले हमें कोई शक नहीं है कि चार्ल्स डार्विन की अपनी बुक्स और बहुत से ऐसे साइंसदानों की बुक्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि एवोल्यूशन के हक़ में हैं। मैंने ये मुनासिब समझा कि क्यों ना मैं एक ऐसे ट्रिवियल फैक्ट्स के तौर पे ऐसे साइंसदानों की बुक्स को आपके सामने पेश करूँ आज कि जिनका नज़रिया इसके बिल्कुल बरक्स है, कि एवोल्यूशन के ख़िलाफ़ एक नज़रिया रखते हैं। उन बुक्स में सबसे पहले मैं आपको द डिनाइबल डार्विन एक बुक आपके सामने पेश करता हूँ। द डिनाइबल डार्विन बेसिकली डिस्कवरी इंस्टीट्यूट की एक बुक है जो कि डेविड बलिंस्की की बुक है। डिस्कवरी इंस्टीट्यूट ये स्टीफन मेयर बहुत मशहूर साइंसदान है अमेरिका के, और ये वही हैं जिन्होंने द रिटर्न ऑफ गॉड हाइपोथेसिस के नाम से भी बुक लिखी है और बहुत से साइंटिफिक पेपर्स भी ऑथर कर चुके हैं। डिस्कवरी इंस्टीट्यूट उन्हीं का है। तो द डिनाइबल डार्विन बेसिकली डार्विनियन एवोल्यूशन की एक क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर लिखी गई एक बुक है। आपको ये चीज़ जानकर शायद हैरानी भी हुई हो कि डार्विनियन एवोल्यूशन की क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर बहुत सा लिटरेचर ऐसा पाया जाता है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद नहीं आ पाता, कि उसकी वजूहात से मैं जानने से कासिर हूँ। लेकिन अलबत्ता जितना मटेरियल मैंने देखा है वो तो बहुत ही सब्सटैंशियल है। इसी ज़मन में इससे पहले की एक बात जो कि मैं एक बुक जो जिसको मैं कैटेगोरिकल समझता हूँ, और कैटेगोरिकल इस एतबार से कि ये बहुत उस वक्त लिखी गई थी जब शायद इतना काम इसके ऊपर नहीं था, और बहुत चूँकि इतनी थोड़ी सी पुरानी है इस वजह से मुझे लगता है कि इसको थोड़ी सी ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये बुक माइकल डेंटन की है और बुक का टाइटल है द इवोल्यूशन अ थ्योरी इन क्राइसिस। माइकल डेंटन की बुक इवोल्यूशन अ थ्योरी इन क्राइसिस। अगर आपको हालांकि काफ़ी मोटी बुक है, अगर आपको पढ़ने में थोड़ी सी ये होगा टाइम लगेगा, AI से आप इसको पूछ लें कि मुझे इसकी समरी बता दे इस बुक की, आपको वो बता देगा। बहरहाल बताने का मकसद ये, जब ये बुक लिखी गई तो वेस्ट के अंदर बहुत लेदे हुई इस बुक के हवाले से कि ये क्या हुआ, डार्विनियन इवोल्यूशन जिसको कि हम एक आइडियोलॉजी के तौर पे मानते हैं, साइंटिफिक फैक्ट नहीं, मैं फिर रिपीट कर दूँ, साइंटिफिक फैक्ट के तौर पे नहीं, आइडियोलॉजी के तौर पे मानते हैं,
उसकी रेफ्यूटेशन में एक साइंसदान ने किताब लिख दी तो बहुत लेदी हुई और इस बुक के क्रिटिकल एनालिसिस लिखे गए, इसमें शक नहीं है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी इस ऑथर को जिनका नाम माइकल डेंटन है। उन्होंने पहले बुक तो लिखी एवोल्यूशन अ थ्योरी इन क्राइसिस, लेकिन जब उनका बहुत रेफिटेशन की गई तो उन्होंने ज़रूरी समझा कि वो एक और बुक लिखें और उन्होंने उसका नाम फिर रखा एवोल्यूशन अ थ्योरी स्टिल इन क्राइसिस। तो इसका दूसरा पार्ट भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है और बहुत अहम है। मेरा ये मशवरा है कि इसको ज़रूर पढ़ें। आपके लिए रिसर्च के मौद फराहम करना मेरा काम है, ट्रिवियल फैक्ट्स बताना आप मेरा काम है, और बिलाशुबा इसको आगे बढ़कर आगे तक ले जाना आपका काम। अगली बुक के तारुफ के तौर के ऊपर मैं आपको ये बताता चलूँ, और चूँकि वीडियो को हमने इतना लंबा नहीं करना कि लोग इसके बारे में थोड़े से बोर हों, ये बुक है व्हाट डार्विन गॉट रॉन्ग। ये बुक बेसिकली सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन का जो फिनोमेनन है, व्हाट डार्विन गॉट रॉन्ग, सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन उस फिनोमेनन की क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर है कि डार्विन को जो आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था वो किस तरह से उसके अंदर उसने थोड़ी सी गलती खाई। इस बुक के अंदर बेसिकली उसका एनालिसिस किया गया। इन तमाम बुक्स की एक अगर मैं समरी आपको बयान करूं, क्योंकि ये मौजू इस तरह का है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ट्रिकी है, बल्कि इस बारे में लोग अगर कोई बात भी करता है एवोल्यूशन के ख़िलाफ़ तो लोग उसका तमस्खुर उड़ाने से भी बाज नहीं आते। तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं इन बुक्स का ही तारुफ करूँ और ये चीज़ आपको बता दूं कि इसके ऊपर एक्सटेंसिवली काम हो चुका है। तो कुल मिला के जो मैंने लिटरेचर आपको अभी दिखाया उसका इसकी समरी कुछ इसी तरह से है कि जो लोग जिन लोगों ने इवोल्यूशन पे काम किया है, इवोल्यूशन मतलब डार्विनियन इवोल्यूशन के हक़ में काम किया है, उन्होंने बिलाशुबा बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है, उसकी तादाद ज़्यादा है, इसमें शक नहीं है। अलबत्ता इसके अगेंस्ट इस नज़रियात और इस आइडियोलॉजी, मैं आपको फिर रिपीट करता चलो, मैं इसको आइडियोलॉजी इसलिए बोलता हूँ, साइंटिफिक फैक्ट इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वैसे तो है भी नहीं फैक्ट, थ्योरी है, इसमें शक नहीं है, लेकिन थ्योरीज़ भी बहुत मजबूत होती हैं, इसमें शक नहीं है। जिस तरह बिग बैंग की थ्योरी है बहुत मजबूत है, इसको इनकार कर, इसमें मज़हब को भी कोई मसला नहीं होता, क्योंकि मजहबी तौर के ऊपर कम, मुझे दूसरे मज़ाहब का तो नहीं मुझे गर्ज़ है, लेकिन इस्लाम के अंदर कम अज़ कम हम इसको सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से एक जो आइडियोलॉजी के तौर पे इसको पेश किए जाने की वजह से मैं इसको वर्ड को आइडियोलॉजी की तरफ लेके जाता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ जो काम हुआ वो ज़्यादा कैटेगोरिकली देखना चाहिए ताकि हम एक बैलेंस्ड अप्रोच इख्तियार कर सकें। अलबत्ता मुस्लिम स्कॉलर्स भी कुछ हैं जिनमें डॉक्टर शुएब अहमद मलिक हैं जिन्होंने इस्लाम इन एवोल्यूशन पे बुक लिखी। मुस्लिम स्कॉलर्स में से बहुत कुछ और नाम भी मौजूद हैं जिनमें सबसे फेमस बुक तो शायद हारून याहिया साहब की हैं। उन बुक्स को मैं इसलिए नहीं लेकर आया कि उनकी जो पर्सनैलिटी है हारून याहिया, जिनका नाम अदनान अख्तर है, वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, तो इसलिए मैं उनकी बुक्स नहीं लाया। उनकी बड़ी अहम अच्छी बुक है डार्विनिज़म रिफ्यूटेड, अच्छी बुक है अगर पढ़ना चाहें तो, लेकिन मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि लोग फिर देखते हैं, सर्च करते हैं तो थोड़ा सा वो बात कहीं की कहीं निकल जाती है। लेकिन इस्लाम एंड एवोल्यूशन डॉक्टर शुएब मलिक साहब की बुक, उसको देख सकते हैं। इस बारे में मुस्लिम स्कॉलर्स के भी मुख्तलिफ एक नज़रियात मौजूद हैं, जिन नज़रियात में एडमिक एक्सेप्शनलिज़म का नज़रिया है कि सिर्फ शायद आदम अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है उसको अल्लाह ताला ने बनाया था और बाकी जो लोग हैं वो इवोल्यूशन से वजूद में है। इसी तरह से ह्यूमन एक्सेप्शनलिज़म है कि सिर्फ इंसान जो है वो उसको एक्सेप्शन हासिल है, वो इवोल्यूशन इर्तिकाई अमल से नहीं बना, बाकी जानदार और जानवर इसी अमल से बने हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर है कि फिर एवोल्यूशन का नज़रिया है कि नहीं, किसी भी किस्म की इसमें एक्सेप्शन मौजूद नहीं है इस सिलसिले में। ये कुछ आजकल के कुछ लेटेस्ट मैंने आपको नज़रियात के बारे में बताया। अलबत्ता एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की मौजूद है, स्कॉलर्स की मौजूद है, जो कि इन तमाम चीज़ों को नहीं मानती और एक्सेप्शंस के ऊपर जाने की बजाय उस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि इंसान इर्तिकाई अमल से एक चेंज ऑफ काइंड के नतीजे में वजूद में नहीं आया। आखिर में मैं इस ज़िमन में जैसा कि आप कहते हैं कि अगर यही बात है तो एक कि अगर हम इर्तिका या एवोल्यूशन को नहीं मानते तो इसके मुतबादिल थ्योरी फिर क्या है? फिर आप इस चेंजेस को कैसे बताते हैं, इस चेंजेस को किस तरह से एड्रेस करेंगे? और वो फॉसल रिकॉर्ड, जिस फॉसल रिकॉर्ड के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बुनियाद पे ये थ्योरी बनाई गई, उसको कैसे देखते हैं? वो भी बहुत अहम क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को एड्रेस करने के हवाले से मैं एक बुक लेकर आया हूँ इस सिलसिले में, आखिरी बुक द फॉरबिडन आर्कियोलॉजी के नाम से। ये एक इंसाइक्लोपीडिया है, द फॉरबिडन आर्कियोलॉजी। ये बुक क्रेमर थॉमसन की बुक है। इस बुक में बेसिकली फॉसल रिकॉर्ड जिसकी बुनियाद पे इवोल्यूशन की थ्योरी फॉर्मुलेटेड है उसको क्रिटिकली एनालाइज किया गया है और इसका साथ साथ एक मुतबादिल थ्योरी भी दी गई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इस एतबार से कि क्रेमर और थॉमसन दोनों साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये चीज़ बयान की है कि जो ह्यूमन है जो कि इर्तिकाई अमल से वजूद में आने का नज़रिया पाया जाता है, हालांकि इसके बरक्स मामलात पेश आए हैं कि ह्यूमन में डिवोल्यूशन का अमल आया कि वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर की तरफ आए हैं, ना कि सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ। बड़ी
अब इसके बारे में एविडेंस के तौर पे थोड़ी सी लॉन्ग शॉट हो जाएगी, एविडेंस को इतना मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देकर, जिस तरह से पिछले जैसे कुछ इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उनकी कंस्ट्रक्शन को देखकर हिसाब लगाया कि इंसान पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था, जिसने इस किस्म का काम उस वक्त नॉन टेक्नोलॉजिकल दौर में बज़ाहिर किया। तो इसकी वजह से, और कुछ मजहबी रेफरेंसेस भी वो देते हैं, जैसे कुरान के अंदर भी मौजूद है कि अल्लाह ने बने इसराइल को इंसान से बंदर बनाया था। तो डिवोल्यूशन मतलब नीचे कॉम्प्लेक्स से सिंपलर की तरफ। बहरहाल इसको मैं एज एविडेंस कंसिडर नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे हवाला आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ और मटीरियल बताने का मकसद ये कि तमाम की तमाम चीज़ें जिसमें इस जो मेडिकल साइंस की शुरुआत, इसमें सर्जरी का किरदार मुसलमानों की बुनियादी तौर के ऊपर सबसे अहम किरदार रहा। इसी तरह से मेडिकल के अंदर बहुत से साइंसदानों ने इसके अंदर अपना किरदार अदा किया, और मुसलमानों की जितनी एजिस थी जिसके अंदर अब्बासिड कैलिफेट थे सबसे ज़्यादा, उसमें काम हुआ। इसी तरह से स्पेनिश अंदलूस के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ, जो कि क्रेडिट इसमें उस्मानी जो खिलाफत है उसको भी जाता है। उन्होंने बिलाशुबा इसके अंदर बहुत काम करवाया। अलबत्ता ये तमाम की तमाम चीज़ें आकर सिमट कर आती हैं कुछ ऐसी थ्योरीज़ के बारे में जिनका मैंने जिक्र किया, एवोल्यूशन से शुरुआत कर। और अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये ट्रिवियल फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताया, ज़रूरी समझा, और मौका मिला तो इनके बारे में मज़ीद डिस्कशन भी ज़रूर करूँगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।